अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33। और आप हमारे चैनल को अपनी यूट्यूब पे सर्च पर पास जाके @IMTeacher 33 लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो CS101 है और उसका मॉड्यूल 111 है और जिसका नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मशीन इंडिपेंडेंस। तो अगर आप पिछले लेक्चर देखना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर आपको लाइव में मिल जाएंगे या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आपसे अपील है कि आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। वो जो आपको लाल बटन दिख रहा है ना, उसको लाजमी टच करके लाजमी जाना है, उससे आपके पैसे नहीं लगते। और चलें जी, अपन बगैर कोई देर के ही अपने पहले जो है ना वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गए हैं तो आप अपनी बुक खोलें और आपको क्वेश्चन वहाँ से ही मिलेंगे और इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि मशीन जो है इंडिपेंडेंस है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो क्यों बनाई गई है। तो उसका मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना वो मशीन इंडिपेंडेंस इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो हर जो है ना वो कंप्यूटर पे चल सकें, एक कंप्यूटर पे दूसरे कंप्यूटर पर, तीसरे कंप्यूटर से चौथे कंप्यूटर पर, बगैर कोई मॉडिफाई किए। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि यही हमारा गोल है कि हम जो है ना वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें डिफरेंट कंप्यूटर में बगैर इसके आर्किटेक्चर में, बगैर इसके स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन किए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट वाज मशीन इंडिपेंडेंस अचीव्ड विद थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसमें जो प्रिमिटिव हम जो लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं ना, यूज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल परमिटिव लैंग्वेजेस एंड अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम दी स्पेसिफिक मशीन करेक्टरिस्टिक्स अलोंग दी प्रोग्रामिंग टू बी कंपाइल्ड फॉर दी डिफरेंट मशीन। तो इसमें क्या होता है कि थर्ड जनरेशन जो लैंग्वेजेस होती हैं वो हाई लेवल परमिटिव्स का यूज़ करते हैं जिसमें सिंटैक्स वगैरह पाए जाते हैं। हम आगे जाके उसकी जो वो 1-2 एग्जांपल भी देखेंगे। वो अब्स्ट्रैक्ट जो है ना, अब्स्ट्रैक्ट यानी छुपी हुई मशीन की करैक्टरिस्टिक रखती हैं और जो करती हैं कि हर प्रोग्राम को अलाउ करती हैं डिफरेंट मशीन पे कंपाइल्ड होने का। तो चलें जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास कहता है कि वाई कंप्लीट प्रोबेबिलिटी नॉट ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्पिट अचीविंग मशीन इंडिपेंडेंस विद थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। तो प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं 100% के हम जो है ना वो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी रखें। तो डिफरेंट मशीन है, डिफरेंट वेरिएंट्स इन हैंडलिंग इनपुट्स एंड IO सिस्टम का मतलब है इनपुट्स एंड आउटपुट ऑपरेशंस, ठीक है ना। देयर वर मल्टीपल डायलैक्ट्स ऑफ सेम लैंग्वेजेस एंड मेकिंग प्रोबेबिलिटी चैलेंजिंग। कहता है कि क्यों नहीं होता कि हर बार जो है ना वो 100% स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्प्यूट हो हमारे पास जो है ना वो इंडिपेंडेंस अचीव करना। तो इसका मतलब है कि हर मशीन जो है ना वो डिफरेंट इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन रखती है जिसकी वजह से ये प्रोबेबिलिटी चैलेंज हो जाता है। तो हाउ डिड दी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प इम्प्रूव मशीन एंड इंडिपेंडेंस। तो स्टैंडर्डाइजेशन जो होती है प्रोग्रामिंग में वो क्या होती है कि हमारे पास जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है ना, लाइक ANSI और ISO एस्टेब्लिश क्लियर डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड मेकिंग ईजियर टू इंश्योर कंपेटेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स। कहता है कि आप डिफरेंट इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ईजियर होगा इंश्योर करने को, क्योंकि आपने एक बार ही लैंग्वेजेस के लिए डेफिनेशन क्लियर कर चुके हैं ANSI जैसा कि ANSI में और ISO में। तो ये हमारे पास 111 वाला ख़त्म हुआ, 112 की तरफ चलते हैं। तो जिसका आपको नाम एक बार दिखा देता हूँ, जिसका नाम है कि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, उनका पैराडिग्म क्या है। तो व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो आपने बतानी है। तो हमारे पास दी इम्पेरेटिव पैराडाइम जो होता है ये आपने लाजमी याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन और कमांड्स टू मैनिपुलेट डाटा एंड अचीव द डिज़ायर्ड आउटकम। कहता है अगर आप डिज़ायर्ड आउटकम लेना चाहते हैं और मैनिपुलेट करना चाहते हैं डाटा को तो ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देता है या कमांड देता है, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर है। तो चले जी, व्हाट इज़ की डिफरेंस बिटवीन इम्पेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव पैराडाइम। तो आपके पास इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव पैराडाइम में क्या फ़र्क है। तो हमारे पास जो इम्पेरेटिव पैराडाइम होता है ना वो फोकस करता है स्पेसिफिक हाउ सोल्व प्रॉब्लम यूजिंग एल्गोरिदम, और जो हमारे पास डिक्लेरेटिव पैराडाइम होता है ना वो फोकस करता है कि आपने प्रोग्राम को डिस्क्राइब कैसे करना है कि वो सोल्व हो सके, ठीक है ना। तो यही चीज़ इसमें आ जाती है। तो विच प्रोग्राम लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन दी इम्पेरेटिव लैंग्वेज पैराडाइम। तो हमारे पास जो पाइथन है और सूडो कोड है ये ऐसी हैं जो है ना वो आप कह सकते हैं इम्पेरेटिव पैराडाइम में मौजूद होती हैं। तो आपने पाइथन का नाम सुना होगा, बहुत ही मशहूर लैंग्वेज है और आपको लाजमी सीखनी चाहिए।
फिर हमारे पास इम्पेरेटिव पैराडाइम आ जाती है, वो कौन सी है, जो कि प्रोसीजरल पैराडाइम होती है, क्योंकि ये कोड के ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजर के साथ होती है या फंक्शन के साथ होती है, जिसमें हम हर इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास 113 वाला आ जाता है जिसमें प्रोग्रामिंग या डिक्लेरेटिव पैराडाइम आ जाता है। पहले हमने इम्पेरेटिव पैराडाइम पढ़ा था। तो जो डिक्लेरेटिव पैराडाइम होता है ना, उसको रिक्वायर होता है प्रोग्रामर टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व रैदर दैन द प्रोवाइडिंग ए स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम बताने की बजाय आपको जो ना वो प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी होती है प्रोग्रामर की तरफ से, ताकि वो इसे सॉल्व कर सके। तो इसमें कहता है कि दी व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस कॉमनली यूज फॉर। कौन सी प्रॉब्लम है जिसके लिए हम डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं? तो वो जो होती हैं स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन होती हैं, या फिर आप सिमुलेशन डैट है प्री एस्टेब्लिश प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम, या ऐसी जो हमारे पास प्रॉब्लम होती हैं ना, जो पहले से इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, शुरू से हो चुकी हैं एल्गोरिथम में, उनको सिमुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ लॉजिकल प्रोग्रामिंग एंड हाउ इज़ रिलेटेड टू डिक्लेरेटिव पैराडाइम। तो हमारे पास लॉजिकल प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग है जो कि एक डिक्लेरेटिव की टाइप है, और वो प्रॉब्लम आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल लॉजिक रूल अलाउइंग द अंडरलाइंग सिस्टम टू सॉल्व। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो फॉर्मल लॉजिकल रूल्स होते हैं ना, उनके मुताबिक जो प्रॉब्लम होती हैं वो एक्सप्रेस की जाती हैं। तो आप आगे नेक्स्ट आपके पास जो है ना वो कहता है कि क्या सिग्निफिकेंस यूज़ है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का, और ये किस तरह से जो है ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। तो इसमें है कि हम यूज़ करते हैं एक फॉर्मल लॉजिक का, जिससे हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एल्गोरिदम प्रोवाइड करने के बाद। ये एक डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग को बूस्ट देता है, यानी तेज़ी देता है, जिसमें हम क्या करते हैं फोकस देते हैं डिक्लेरेटिव पैराडाइम पर, और क्या करते हैं कि लॉजिकल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ना, उनको इमर्ज करते हैं, उनको उभारते हैं, उनको बनाते हैं। तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो चलें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं 114 पर। तो इसमें फंक्शनल पैराडाइम आ जाता है। हमने इम्पेरेटिव पैराडाइम पढ़ा, डिक्लेरेटिव पैराडाइम भी पढ़ा, तो फंक्शनल की तरफ आते हैं। तो फंक्शनल पैराडाइम जो होता है ना, वो प्रोग्राम को व्यू करता है एज द कलेक्शन ऑफ फंक्शन के थ्रू। तो हमारे पास विच ईच फंक्शन एक्सेप्टिंग इनपुट्स एंड प्रोड्यूस आउटपुट, जिसमें हर फंक्शन क्या करता है, इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी देता है। तो जो प्रोग्राम होते हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं छोटे छोटे प्री डिफाइंड फंक्शन के साथ, यानी C++ लैंग्वेज के अपने प्री डिफाइंड फंक्शन है, और पाइथन के अपने प्री डिफाइंड फंक्शन है। इस तरह से फंक्शन होते हैं, जैसे इंट हो गया, इस तरह से और भी कई सारे। फिर हमारे पास कहता है कि फंक्शनल पैराडाइम को हम जो है ना वो प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन में कैसे हैंडल करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स और फॉर अ सिंपल, हम क्या करते हैं कि फंक्शन बिल्ड करते हैं जिसमें हम नेस्टेड कॉम्प्लेक्स सिंपलर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमारे पास एक ही यूनिट की जो आउटपुट होती है, इनपुट फॉर दी एन अदर यूनिट, वही दूसरे यूनिट के लिए इनपुट होती है, यानी एक आउटपुट निकली वही आउटपुट दूसरे के लिए होगी। तो जिसमें हमारे पास जो डिज़ायर्ड ओवरऑल इनपुट टू आउटपुट रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल प्रोग्राम फॉर चेक बैलेंसिंग। अगर आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो आप फंक्शनल जो है ना वो प्रोग्राम का एक जो है ना वो एग्जांपल दें। तो आपने फाइंड डिफरेंस, फाइंड सम ओल्ड बैलेंस क्रेडिट्स और फाइंड सम डेबिट्स। तो इसमें आपने क्या किया कि सॉरी मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर फंक्शन नहीं मैं लिख सका, तो आप देख लीजिएगा बुक में होगा इसके बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ इज़ दी फंक्शनल पैराडाइम डिफरेंट फ्रॉम द इम्पेरेटिव पैराडाइम इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से किस तरह से, तो हमारे पास जो प्रोग्राम होता है ना वो कंसिस्ट होता है एक सिंगल स्टेटमेंट पर विच इमीडिएट आउटपुट टू इनपुट connection wheel. The imperative paradigm use multiple statement which intermediate to storage for computation. तो अब हम 115 पर चलते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट
और ओरिएंटेड पैराडाइम होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। तो हमारे पास वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम क्या होता है कि प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करता है सॉफ्टवेयर सिस्टम को, जिसमें हम कलेक्शन, हमारे पास कलेक्शन होता है छोटे छोटे यूनिट्स का, जिसे हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। तो हर एक यूनिट परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक एक्शन को जो इसके हिसाब से होता है, और रिक्वेस्टिंग एक्शन फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, और दूसरों से भी रिक्वेस्ट करता है कि वो भी जो है ना वो एक्शन ले ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि हाउ आर ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेसेस डेवलप्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन्वायरमेंट। तो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस कैसे डेवलप किए जाते हैं, अगर आप देख रहे हैं इस स्क्रीन को तो वो ग्राफिकल है। तो इसमें क्या होता है कि आइकॉन्स ऑन द स्क्रीन, हम आइकॉन्स स्क्रीन पर लाते हैं इम्प्लीमेंट एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के तौर पर इम्प्लीमेंट होते हैं। ईच विद फंक्शंस, हर एक का फंक्शन मेथड जो है डिस्क्राइब हाउ द ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड टू वेरियस इवेंट्स सच एज माउस क्लिक। तो इसमें इस तरह के फंक्शन रखे होते हैं कि माउस क्लिक होगा तो क्या होगा, अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप, अगर ये आंसर है तो मैं आंसर पर क्लिक कर रहा हूँ तो आंसर आएगा। इस तरह से हमारे पास हर एक के फंक्शन पहले से बयान किए होते हैं। तो क्लास क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में? तो क्लास जो है ना वो इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी डाटा एंड बिहेवियर मेथड। तो क्लास क्या होती है कि हमें ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ बताती है, जिसमें ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा होता है और उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा है। ऑब्जेक्ट विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक कैन बी बेस्ड ऑन द सेम क्लास। हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट हों सिमिलर जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ के साथ वो सेम क्लास में मौजूद हों। कंपेयर ऑब्जेक्ट जो है ना वो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इम्पेरेटिव पैराडाइम के साथ मैनिपुलेटिंग के लिहाज से जो है ना वो लिस्ट नेम करने हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पैराडाइम होता है ना, इट वुड लिस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एज द ऑब्जेक्ट विद मेथड फॉर मैनिपुलेटिंग इट, व्हील द इम्पेरेटिव पैराडाइम एल्गोरिथम फॉर लिस्ट वुड बी इंक्लूडेड इन पैराडाइम प्रोग्राम यूनिट्स एक्सेसिंग द लिस्ट। तो यह चीज़ इसमें है, जिसमें होता है कि हम लिस्ट को जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो मेथड यूज़ करते हुए मैनिपुलेटिंग के, मैनिपुलेट करना यानी छानबीन करना। तो हमारे पास जो इम्पेरेटिव जो होती है ना उसमें लिस्ट मैनिपुलेशन क्या होती है कि हम यूनिट को एक्सेस करते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स को एक्सेस करते हैं जो लिस्ट में मौजूद होते हैं। तो हम 116 की तरफ चलते हैं। तो 116 में वेरिएबल और डाटा टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल और डाटा टाइप्स क्या हैं? तो सबसे पहले वेरिएबल क्या कहते हैं कि वेरिएबल क्या है, किस नेम लोकेशन है मेन मेमोरी में जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो डायनामिक स्टोरेज भी ये अलाउ करती है और रिलेटिव इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी इस्तेमाल होती है। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास वेरिएबल का, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि अगर आपके पास x है तो x आपके पास एक वेरिएबल है। x कैसे वेरिएबल है? आप इसमें 2 स्टोर कर सकते हैं। तो उसको स्टोर करने से पहले आपको इसका क्या देना पड़ेगा, इसका डाटा टाइप देना पड़ेगा जो कि है इंट, ठीक है ना, इंट आपको देना पड़ेगा। तो अभी आप वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल वो चीज़ है जिसमें आप डाटा स्टोर कर रहे हैं। मज़ीद इसके बारे में आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें मैं आपको लाजमी करवा के जाऊँगा, कोई भी चीज़ मैं छोड़ता नहीं बगैर कॉन्सेप्ट के इंशाल्लाह ताला। तो डाटा टाइप क्या होते हैं किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेजेस में? तो डाटा टाइप डिफाइन द मैनर इन विच डाटा इज़ इनकोडेड। हमारे पास डाटा टाइप वो होते हैं, वो मैनर होता है जिसमें हमारे पास जो डाटा है वो इनकोडेड किया जाना है और ऑपरेशन उसमें परफॉर्म्ड होने हैं। फ़र्ज़ करो मैंने पीछे आपको इंट की मिसाल दी कि मेरे पास जो है ना वो इंट है, इंट निकला है इंटीजर से। इंटीजर कौन से होते हैं? जो -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है ना, यानी -1 -2 -3 और उधर से +1 +2 +3। तो इंट का मतलब इसमें इंटीजर्स ही होंगे। अगर हम कोई एक्स वेरिएबल लेते हैं तो इसमें जो डाटा स्टोर होगा वो इंटीजर्स की फॉर्म में ही होगा, यानी 2 3 4 5, और कोई भी नाम नहीं हो सकता, यानी इसकी जगह आप आसिफ नहीं लिख सकते, नाम वगैरह नहीं आप लिख सकते, उसके लिए आप स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, वो हम खैर बाद में पढ़ेंगे। तो डाटा टाइप्स वो हैं जो आपको बताते हैं कि आपने किस में जो है ना वो इनकोड करना है अपना डाटा। तो चलें जी हम नेक्स्ट चलते हैं। तो आपने एग्जांपल देनी है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की।
तो उसमें हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, इंटीजर्स आ जाते हैं। तो इंटीजर्स आप जानते हैं कि इंटीजर्स में इंट शामिल होता है। फिर हमारे पास फ्लोट आ जाते हैं, फ्लोट में हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ फाइंड होती हैं। करैक्टर आ जाते हैं, करैक्टर में आपके पास ABCDEFG शामिल होते हैं आम। बूलियन आ जाते हैं, बूलियन में आपके पास ट्रू और फॉल्स शामिल होता है। तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं, डाटा टाइप्स आ जाते हैं। तो आपके पास 4 किस्म के डाटा टाइप्स प्रिमिटिव जो कॉमन डाटा टाइप्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले इंटीजर्स, और फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं, फ्लोट आ जाता है, फिर हमारे पास करैक्टर आ जाता है, फिर हमारे पास बूलियन आ जाता है। आगे इनके भी टाइप हैं, लेकिन ये जो है ना वो मेन है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो हमारे पास आगे क्या है कि हमारे पास जो डायनामिकल टाइप्ड लैंग्वेजेस हैंडल वेरिएबल कंपेयर टू द स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस। हमारे पास जो डायनामिकल होती हैं ना लैंग्वेजेस होती हैं, वो वेरिएबल कंपेयर कैसे हैंडल करती हैं कंपेयर टू स्टैटिकल जो टाइप्ड हमारे पास होती हैं। तो डायनामिक जो टाइप्ड लैंग्वेजेस होती हैं ना, वो वेरिएबल को देती हैं कि वो असाइन कर सकें अपनी जो है ना वो वैल्यू को बगैर कोई प्रीरियर डिक्लेरेशन के, ठीक है ना। यानी एक हमारे पास जो है ना वो डाटा टाइप है ना, एंड चेक फॉर द करेक्ट टाइप ड्यूरिंग ऑपरेशन व्हील दी स्टैटिकली डाटा टाइप लैंग्वेज रिक्वायर एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड देयर डाटा टाइप बिफोर यूज़। तो हमारे पास जो डायनामिक होता है ना, डायनामिक का मतलब होता है चेंज होने वाला, हरकत करने वाला। तो इसमें हमारे पास जो एक्स है ना, वो अगर 1 है वो असाइन होगा, सिर्फ असाइन होगा, इक्वल नहीं कहलाएगा, सिर्फ असाइन होगा। और इसमें जो हमारे पास डाटा टाइप है यानी इंट वगैरह, वो भी पहले से ही डिफ़ाइन होगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले स्टैटिक जो होता है, अगर हमने एक्स ले लिया तो वो एक्स ही रहेगा, तो हमें वो प्री डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो हमारे पास 117 वाला आ जाता है, जिसमें हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर आ जाता है। तो डाटा का स्ट्रक्चर क्या है, तो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर कंसेप्चुअल शेप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डाटा। अगर हम डाटा को एक कंसेप्चुअल शेप में रखते हैं, उसको अरेंज करते हैं, तो हमारे पास, तो इसमें ये भी बताता है कि हम डाटा किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल देनी है आपने डाटा स्ट्रक्चर की, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो 1 कॉमन डाटा स्ट्रक्चर इज़ एन अरे। हमारे पास जो कॉमन डाटा स्ट्रक्चर है वो अरे है, और जो है ना वो 1 डायमेंशनल भी हो सकती है और 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, जो टेबल विद हायर डायमेंशन के साथ हो सकता है, ठीक है ना। यानी अगर हमारे पास इंट है कोई, तो इसका हम डाटा स्ट्रक्चर लेना चाहते हैं, तो इंट हम लिखेंगे, हमारे पास कोई भी वेरिएबल आ जाता है, ए वेरिएबल आ जाता है। तो जब हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो हम देख सकते हैं कि अगर हम एक ही ब्रैकेट में लेते हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें आप कितनी बाइट्स देना चाहते हैं या कितनी इसकी स्टोरी देना चाहते हैं, 20। अगर आप एक देंगे तो 1 डायमेंशनल होगा, अगर आप 2 देंगे तो आपके पास वो 2 डायमेंशनल होगा। मे बी आपको सही से नज़र ना हो रहा हो, लेकिन यही चीज़ इसमें आती है। तो हम देखेंगे उसकी एग्जांपल भी, बल्कि मैंने दे दी है। तो डिक्लेयर यूज़ अरेज, तो हमारे पास जो है ना वो अरेज आर डिक्लेयर विद डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन। लेंथ आपको मैंने बता दी कि उसके अंदर लिखी होती कि उस डायमेंशन की जो लेंथ है वो कितनी है, ठीक है ना। और इसके अलावा जी उसमें बताया जाता है कि आपके पास जो एलिमेंट है विद इन एलिमेंट है विद इन अरे रेफर्ड यूजिंग इंडाइसिस। तो इंडाइसिस के थ्रू वो जो है ना वो रेफ़र किया जाता है। खैर मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। जिस चीज़ की समझ ना आई आप पूछ सकते हैं आराम सुकून से, कोई इसमें मुज़ाहिका नहीं है। तो एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट टाइप ऑफ एंड और स्ट्रक्चर इन प्रोग्राम। तो एग्रीगेट की या स्ट्रक्चर की आपने जो है ना वो कंसेप्ट बयान करना है। तो एग्रीगेट टाइप आल्सो सच एज a structure or a record is a block structure data where different elements can be have different types. It allows to grouping of related data fields. So हमारे पास स्ट्रक्चर नाम का एक डाटा टाइप होता है जो हम खुद ही बनाते हैं और इसमें स्ट्रक्ट किया जाता है, ये मेन से बाहर होता है। खैर जब हम C++ पढ़ेंगे तो आप जब सेकंड सेमेस्टर में होंगे तब तक मैं C++ का कोर्स जो है ना वो अपलोड कर चुका हूँगा, उसमें आपको डिटेल से लाजमी पता चल जाएगा। फिलहाल आप इतना ही याद रखें। तो हम जो है ना वो प्रोग्रामिंग हमारे पास 118 मॉड्यूल है, तो इसकी तरफ चलते हैं। 118 मॉड्यूल है जिसका नाम है हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। असाइनमेंट स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास क्या होती हैं।
तो असाइनमेंट स्टेटमेंट इज़ बेसिक इम्पेरेटिव डेटा स्टेटमेंट असाइन अ वैल्यू वेरिएबल, इट स्टोर रिजल्ट एक्सप्रेशन मेमोरी एरियाज आइडेंटिफाई वेरिएबल। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट वो होती हैं जो कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करती हैं डाटा में। तो व्हाट डज ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट लुक लाइक इन मोस्ट इम्पेरेटिव। तो हमारे पास जो असाइनमेंट डाटा का जो होता है ना वो स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हैं साइन, वो इस तरह से होता है। इक्वल का सिर्फ असाइन करती हैं, इसका मतलब नहीं है कि x इक्वल टू x जो हमारे पास इक्वल है वो वाकई 1 के है। हो सकता है अगर हम x को आगे जाके 2 डिक्लेयर कर दें तो इसकी मेमोरी में x की जो हमारे पास मेमोरी बनी थी, यहाँ पर x फ़र्ज़ करो x की मेमोरी है, तो अगर हमने यहाँ पर 1 डिक्लेयर किया है और आगे जाके इसको 2 डिक्लेयर कर जाते हैं तो ये 2 बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने नहीं सोचना कि अगर हमने x किया तो ये इक्वल है, ये सिर्फ असाइन कर रहा है। तो चलें जी नेक्स्ट चलते हैं हम। तो आपने बताना है कि आपने एग्जांपल देनी है जावा हो गई, या फिर C++ हो गई, या सी में आपने जो है ना वो असाइन वैल्यू की एग्जांपल देनी है। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो z है ना उसको हम असाइन कर लेते हैं x + y के इक्वल। इसका मतलब है कि हमारे पास जो x की वैल्यू होगी फ़र्ज़ कर लो 5 है, और फ़र्ज़ कर लो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो भी 5 है, तो हमारे पास जो z की टोटल असाइंड वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 5 + 5 10 होगी, ठीक है जी। ये इसमें सारा कॉन्सेप्ट है। तो चलें जी नेक्स्ट चलते हैं हम। तो हमारे पास जो सिंटैक्स है किसी भी असाइनमेंट वैल्यू का लैंग्वेजेस में, लाइक अदा, वो किस तरह से होता है। तो वो भी जो अदा में हमारे पास सिंटैक्स था वो इस तरह से यूज़ करते थे, हम कॉलन का इस्तेमाल करते थे, ठीक है जी। तो 119 की तरफ चलते हैं जिसमें हम कंट्रोल या इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। आपको इस पर जो है ना वो असाइनमेंट भी पीछे आ चुकी होगी। तो चलें जी हम देखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो कंट्रोल स्टेटमेंट वो होती हैं जिसमें हम जो है ना वो सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी प्रोग्राम को, और सर्टेन कंडीशन और क्राइटेरिया का हिसाब रखते हुए उनको जो है ना वो असाइन करते हैं। तो आपने सिंटैक्स लिखना है, और पर्पस किस लिए। इफ़ स्टेटमेंट जो है ना वो चेक करती है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो एग्जीक्यूट करेगी, अगर नहीं सेटिस्फाई तो वो एल्स पार्ट में चली जाएगी, उसमें आप कोई भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपने इफ़ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है, पासिंग मार्क्स देने हैं। तो जो इफ़ स्टेटमेंट है ना वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अकेली मैं इफ़ स्टेटमेंट का बात कर रहा हूँ। तो इफ़ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप डाटा लिखते हैं, जो भी आपके पास डाटा होता है, और फिर आपके पास आगे क्या आ जाती है, आगे आपके पास करली ब्रैकेट आ जाती हैं। इसमें आपने इसमें आप कंडीशन लिखते हैं, और इसमें आप डाटा लिखते हैं, और आगे एल्स आ जाता है। एल्स का मतलब आता है यहाँ फिर, ठीक है ना। एल्स के बाद यहाँ पर आपके पास सिर्फ क्या आता है, सिर्फ डाटा ही आता है। एल्स इफ आ जाए तो फिर आपके पास कंडीशन आ जाती है कि बाय द वे आपके पास डाटा ही आता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास फ़र्ज़ करें आपके पास क्या है जी, 50 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो आप कहेंगे यू है पास द एग्जामिनेशन, और या फिर अगर आपके पास 50 से कम मार्क्स आ जाते हैं तो आप कहेंगे आप फेल हो चुके हैं। तो यही इसका आंसर है। तो 120 की तरफ चलते हैं जिसमें आप मज़ीद एग्जांपल पढ़ेंगे इसकी। तो मज़ीद एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप क्या है। तो हम सबसे पहले फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट किसके लिए इस्तेमाल होता है, मैंने पहले बताया डेसिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने फ्लोट ले लिया, एक जो है ना वो आप कह सकते हैं एक वेरिएबल लिया आपने, एक डाटा टाइप फ्लोट के थ्रू आपने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया 3.5। तो अगर आप कहेंगे कि आपकी CGP जो है, CGPA जो है वो 3 पॉइंट से ऊपर है, तो आप अहल होंगे, किसके लिए अहल होंगे, आप अहल होंगे स्कॉलरशिप के लिए। तो हम कह देंगे सी आउट, यानी काउट कर लेंगे आपके पास स्कॉलरशिप। अगर इससे कम है तो आप कहेंगे कि आप क्वालिफाई नहीं करते स्कॉलरशिप के लिए। तो इस तरह से आपके पास प्रोग्राम बनेगा, और ये div C++ में आ सकता है। चलें जी नेक्स्ट हम चलते हैं। तो हमारे पास 121 वाला आ जाता है, और उसकी एक ही एग्जांपल काफ़ी थी जो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी। तो लूप्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास वाइल लूप आ जाता है, फार लूप आ जाता है, और इस तरह कई लूप हैं, और वो हम पहले भी कर चुके हैं और डिटेल से समझा चुका हूँ। तो लूप क्या होते हैं प्रोग्रामिंग में, वो रिपीट करते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को। आपने जितनी भी सेटिस्फाई कंडीशन दी होती हैं,
फ़र्ज़ करो कि मैं आपको थोड़ी सी इधर एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे पास एक लूप है, आप लूप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने एक लूप यूज़ किया, इधर आप क्या देंगे, कंडीशन देंगे, इधर आप क्या देंगे, कंडीशन देंगे। डिफरेंट लूप डिफरेंट तरह से रखता है। और इधर आप स्टेटमेंट देंगे, इधर आप कंडीशन देंगे कि अगर आप आई है तो आई को आप कितनी बार जो है ना वो इसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। और इधर आप देंगे तो किस चीज़ को आप जो है ना वो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो यही आपके पास लूप आता है, बार बार जिस चीज़ को आपने सेट रिपीट करवाना होता है। तो आपने कॉन्सेप्ट बयान करना है कि अगर हम व्हील लूप का यूज़ करें तो व्हील लूप जो है ना वो एक ब्लॉक कोड है जिसमें आप सेटिस्फाई कंडीशन होगी तो ट्रू होगा और रिपीटेडली चेक करेगा। जब तक कंडीशंस होगी तब तक वो चेक करता रहेगा, जब फॉल्स होगी तो वो छोड़ देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमने वैल्यू लिखनी है, काउंटिंग करनी है 1 से लेकर 5 तक, तो वो किस तरह से होगी। आपने सबसे पहले एक वैल्यू जो है ना वो इंटीजर लिया जिसे आपने आई का, और उसे 1 से आपने स्टार्ट किया। आप चाहे तो 0 से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन आपने 1 से स्टार्ट किया। अब आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि इंट अगर हमने 0 ले लिया है तो अब हम चूँकि वेरिएबल ले चुके थे, अब हम लूप लगाएंगे। आपने लूप में क्या कहना है, आपने कंडीशन देनी है कि हमारे पास जो इंट है ना वो लेस दैन 5 हो या फिर इक्वल दैन 5 हो। फिर आपने कहना है सी आउट करना है जो है ना वो आई को, फिर आपने सी आउट में एक जमा करते जाना है और आपके पास ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। इससे क्या होगा कि सबसे पहले आई होगा और वो देखेगा कि आई 5 से छोटा है, तो आपने कहना है कि ये ट्रू हो गई। इसका मतलब है कि अगर आई 5 से छोटा है तो ये ट्रू हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने कहा सी जो है ना वो हमारे पास आई में एक जमा हो, तो इसका मतलब है आई में एक जमा हुआ तो आई जमा आई क्या बन गया, आई में एक जमा हुआ तो आई हमारे पास क्या था, 1 था। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 फिर उससे कंपेयर होगा, देखेगा हमारे पास ये 5 से छोटा है तो 2 हमारे पास सेटिस्फाई है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। 2 में फिर एक जमा होगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 देखेगा, 3 जो है ना वो छोटा है किससे, 5 से छोटा है, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। जब तक हमारे पास 4 या 5 नहीं आएगा तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। तो चलें जी, आपको इस चीज़ की समझ आई होगी, उम्मीद तो है। चलें जी 22 की तरफ चलते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं। तो हम देखते हैं तो हमारे पास जो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है या कॉन्करेंट प्रोसेसिंग होती है, इन्वॉल्व होती है कि हम एग्जीक्यूट करें, जैसे टास्क होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, और इट इज़ यूज सफिशिएंटली हैंडल मल्टीपल टास्क इन प्रोग्राम्स एंड रिक्वायर टू मल्टीपल CPU कोर्स और यूटिलाइज। अगर आप मल्टीपल टास्क देना चाहते हैं तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट बयान करना है, क्रिएट न्यू थ्रेड्स, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल। तो ये ज़्यादा चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। तो चलें जी, हम चलते हैं जावा टर्मिनोलॉजी। जावा चूँकि आपके जो है ना वो सिलेबस में शायद नहीं है, तो जावा जो है ना वो कॉन्करेंट ही एक्शन परफॉर्म करती है थ्रेड को यूज़ करते हुए। आगे जी, कम्युनिकेशन बिटवीन थ्रेड बी हैंडल्ड इन कॉन्करेंट प्रोग्राम। तो ये भी आप देख लें कि कम्युनिकेशन जो होती है थ्रेड में अचीव की जा सकती है बहुत सारे मेथड के, जो डिपेंड करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर या कॉन्टेक्स्ट पर। कॉमन मैकेनिज़्म इंक्लूड होता है जो हमारे पास सेंकोराइजेशन पर, म्यूचुअल एक्सक्लूशन पर या सीमाफोन पर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 123 वाला जो कि आगे हम इसके चलते हैं, जिसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेशन एग्जाम्पल। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको पता है कौन सी होती हैं। तो C+ लैंग्वेज में आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने देखने हैं। सबसे पहले हमारे पास एडिशन आ जाता है, फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाता है, फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस आ जाता है। तो अगर आप C प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपने देखा होगा ऑपरेशन बयान करना चाहते हैं, यानी 2 वैल्यू को जमा करना चाहते हैं, तकसीम करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं और मोड करना चाहते हो, आपके पास जो है ना वो उसके साइंस हैं और ये उसकी साइंस की जो है ना वो नाम भी हैं। ठीक है, आप ध्यान से देख लें, तसल्ली कर लें अपनी एक बार। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ऑपरेशन कैसे हम परफॉर्म करते हैं, तो डिवीजन को सबसे पहले देखना है। तो हमारे पास जो है ना व्हेन बोथ ऑपरेटर डिवाइड आर इंटीजर द रिजल्ट विल बी इंटीजर एंड एनी डेसिमल विल बी कॉन्करेंट इफ़ लिस्टेड ऑपरेंड इन डेसिमल नंबर। तो अगर इसमें यही कहा गया कि आप अगर इंटीजर लेते हैं तो आप इंटीजर को तकसीम करते हैं किससे, 2 से। फ़र्ज़ कर लें आप 3 को कर रहे हैं किससे, 2 से,
तो आपके पास जो जवाब आएगा इंटीजर के लिहाज से वो 1 पॉइंट कुछ आएगा। अगर आप कैलकुलेटर में करते हैं 2 आ जाए 3 आ जाए जो भी आ जाए, तो अगर आप इससे कर रहे हैं तो आपके पास जो इंटीजर में जवाब आएगा वो 1 ही आएगा। उसके बाद जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो ट्रंकेटेड हो जाएगी। ठीक है ना। इसका मैं जवाब बताता हूँ। आपने फ्लोट पढ़ा था, फ्लोट में सारे डेसिमल आ जाते हैं। अगर आप इंटीजर की जगह फ्लोट इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास 1 नहीं आएगा, बल्कि आगे इशारिया वगैरह जो भी है वो सारे ही आएगा। तो चलें जी, हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या आ रहा है। तो आगे हम देखते हैं कि प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ मॉडुलस। तो C++ में आपने एग्जांपल बयान करनी है। फ़र्ज़ करनी इंट हमारे पास 2 है, B हमारे पास, तो आपने अगर रिज़ल्ट में मॉडुलस लाना है तो आप A मॉडुलस जो है ना वो B करेंगे। मॉडुलस आपके जो है ना वो 5 के ऊपर है, आप शिफ्ट 5 दबाएंगे तो आपके पास मॉडुलस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। वो कैसे होगा, आपने मॉडुलस लेना है किसका, 5 का लेना है। तो आप मॉडुलस लें जी 5 का, 2 बार 4, तो क्या आएगा, 4 तो आ गया, लेकिन मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर मेरे पास क्या बन गया, 1 बच गया। जब इसको करूँगा मैं 2 2 ज़ा 0 1 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। तो मेरे पास आंसर क्या आता है, मेरे पास 1 इसका आंसर आता है। तो चलें जी, ये 1 आता है, सॉरी ये 1 इसका आंसर आता है। तो चलें जी नेक्स्ट चलते हैं हम। तो यहाँ पर 124 वाला मॉड्यूल है मेरे पास, जिसका नाम है रैशनल ऑपरेशन एग्जांपल। तो रैशनल ऑपरेशन एग्जांपल कौन सी है, उनकी आपने लिस्ट बयान करनी है। तो रैशनल एग्जांपल हमारे पास लेस देन आ जाती है, रिलेशनल आप जिसे कहते हैं रिलेट करना, लेस देन और इक्वल देन आ जाती है, ग्रेटर देन आ जाती है, फिर ग्रेटर देन या इक्वल देन आ जाती है, और हमारे पास इक्वल टू इक्वल आ जाती है। तो आप इक्वल असाइन ऑपरेटर से क्या करते थे, साइन असाइन करते थे, और अगर आपने एक बार डबल इक्वल लगा दिया, इसका मतलब है आपने x की वैल्यू को 2 कह ही दिया है। अब ये x की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती जब आप डबल ऑपरेटर लगा देते हैं। तो ये आपके पास इक्वल टू का साइन है असल में। तो ये जी हम चलते हैं कि आपके पास जो स्टेटमेंट होती है वो किस तरह से यूज़ होती है कंपैरिजन में। तो जाहिर सी बात है कि एवेलुएट करती है कंडीशन को ऑपरेटर की, और एग्जीक्यूट करती है जो कोड के इनसाइड में होता है, इफ ब्लॉक के इनसाइड में। ठीक है ना। आपने एग्जांपल बयान करनी है नॉट जो है ना वो इसकी नॉट इक्वल की और इक्वल इक्वल की। तो आपने देखा है कि हम जो 1 नंबर लेते हैं, 30 1 नंबर लेते हैं, 40 1 नंबर लेते हैं, तीसरा नंबर भी 40 लेते हैं। अब हमने इफ़ की कंडीशन लगाई, अगर हमारे पास जो नंबर 1 है वो इक्वल ना हो नंबर 2 के, तो जाहिर सी बात है नंबर 1 इक्वल नहीं नंबर 2 के। तो आपने क्या करना है कि आपने काउंट करना है कि आपके पास इक्वल जो नंबर 1 है वो नंबर 2 के इक्वल नहीं है। इफ़ अगर फिर आपने इफ़ लगाया, अगर नंबर 2 है इक्वल नंबर 3 के, तो आपने क्या कहना है, सी आउट करना है कि आपके पास इक्वल नंबर 2 जो है वो नंबर 3 के इक्वल है। तो आउटपुट नंबर इज़ नॉट इक्वल टू, तो ये हमारे पास सारी आउटपुट्स निकल आएंगी। तो इस तरह से आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होगा। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट करके, और हमारे नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं 0302678305। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।